हेलो एवरीवन, दिस इज सपन कुमार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। जैसा आप सबको पता है कि आप लोगों के मिड टर्म्स एग्जाम्स आने वाले हैं और मिड टर्म में ये चैप्टर कॉमन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी चैप्टर में होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देखें, कंपेयर करें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद के हुए स्टार्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए एक्चुअली क्या था कि 1991 के पहले इंडिया की हालत बहुत खराब थी। इंडिया के पीएसयूज जो थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जब हम एक कंट्री से अदर कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट कहते हैं, वो डेफिसिट में जा रहा था। इसका कारण था कि इंपोर्ट का ज्यादा होना एक्सपोर्ट से। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब डेफिसिट में जा रहा था तो हमारे कंट्री का जो रिजर्व है, वो रिजर्व धीरे धीरे फॉल हो गया और हमारे पास मात्र 2 हफ्ते के लिए इंपोर्ट करने के लिए रिजर्व बचे थे। देश की हालत इतनी खराब थी कि महंगाई बढ़ती गई, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारे रीजंस मैंने आपको पीडीएफ में शो कर रखा है, आप लिंक में जाइएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इंडिया ने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को कि भाई हमें अपने देश को संभालने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लोन चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि ठीक है, लोन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। अब ये शर्तें कौन सी थी? पहली शर्तें कि आपने जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया है उसको हटाइए। दूसरी शर्तें, आपने हर जगह अपने इंडस्ट्रीज को फैला रखा है, पीएसयूज को फैला रखा है, उसके रोल्स को कम कीजिए। और जो आपने इन्वेस्टमेंट पर और ट्रेड पर जो रेस्ट्रिक्शंस है, खास करके इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस, इसको आप क्या कीजिए, कम कीजिए। भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बातें माननी पड़ी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, और उसके कारण ही हमारे कंट्री में आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन क्या है? यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके पेपर में, क्योंकि इस पूरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में सबसे जो लेंदी टॉपिक है वो लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है एबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। ठीक है, जो भी फर्म के एंट्री और ग्रोथ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया था गवर्नमेंट ने, ऑब्वियस सी बात है लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाया था, उस रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना, खत्म करना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस को क्या करना, खत्म करना, एंड करना। किस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस था? वो था ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म, इसको रिमूव करना, दैट वाज लिबरलाइजेशन। और मैं आपको बता दूं कि लिबरलाइजेशन से 5 सेक्टर्स में रिफॉर्म आया, आपके सामने है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर। थर्ड, टैक्स रिफॉर्म्स। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एंड फिफ्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और फाइनेंशियल सेक्टर। इन तीनों के कंपैरिजन में ये दोनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये तीनों नहीं पूछा जाएगा, 100% में 80% इन दोनों का आने का चांसेस होता है, 20% इसका होता है। स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स आया था। ऑब्वियस सी बात है, लिबरलाइजेशन का मेन एम ही है लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाना। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। लेकिन यस, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसपे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं हटाया क्योंकि वो सेंसिटिव नेचर का था। जैसे कि एल्कोहल ले लो, जैसे कि आप डेंजरस केमिकल ले लीजिए, सिगरेट ले लीजिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा, इन सब को छोड़कर गवर्नमेंट ने सब पर लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज आते जाएंगे और इंडस्ट्री का ग्रोथ होता जाएगा।
दूसरा था रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले ही गवर्नमेंट ने आईएमएफ ने बोल दिया था भैया कि आप अपना रोल कम कर लीजिए, तो गवर्नमेंट को अपना रोल कम करना पड़ा। गवर्नमेंट, याद कीजिए, आईपीआर में पढ़ाया था कि एक्सक्लूसिव 12 इंडस्ट्रीज थे, जो कि 12 से 3 हमारे पास रह गया है। वो है एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड आपका डिफेंस। ये 3 हमारे पास बच गया है पब्लिक सेक्टर में। तीसरा था डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन किया था, मतलब उनके लिए प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए थे ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़े। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन उन्होंने क्या किया, जो भी रिजर्वेशन लगाया था वो सारा रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब यह लिबरल करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, राइट। ओके, सेकंड हमारा रिफॉर्म्स था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर देखिए, मोस्टली फाइनेंस किससे जुड़ा रहता है, पैसों से, रुपए से। और हमारे कंट्री में फाइनेंस का मेनली काम कौन करता है, बैंक। तो फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब यहाँ पर बैंक रिफॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले, अब बैंक रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आया, पहले जो है आरबीआई रेगुलेट करता था कॉमर्शियल बैंक को। कैसे रेगुलेट, अगर मान लीजिए कि अगर कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है, कॉमर्शियल बैंक को ब्रांच खोलना है, तो इसके लिए पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। दैट वाज regulator. That function was called as a regulator, but after liberalization आरबीआई ने अपने रोल को चेंज किया, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। इट मींस जो भी डिसीजन लेना है वो इंडिपेंडेंटली बैंक ले सकती है। वो अलग बात है कि आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो तो करना पड़ता है। दूसरा आपका था ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। जब 1991 की बात है तो उस समय वैसे ही हमारे इकोनॉमी के पास पैसे थे नहीं इतने। अब इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक के पास। पीएसयूज कम थे तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें। वो आएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, लोन लोगों को मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन मिलेगा, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने प्राइवेट बैंक को जो है इनवाइट किया। इंडियन प्राइवेट बैंक्स भी आए थे और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स भी आए थे। थर्ड था इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एफआईआई। व्हाट इज एफआईआई? एफआईआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने एफआईआई का रेट इंक्रीज करके 74% कर दिया ताकि लोगों को बैंकिंग सेक्टर्स में और पैसा आए और लोगों को लोन मिले। एंड फोर्थ था ईज इन एक्सपेंशन ऑफ न्यू ब्रांच। कोई भी बैंक अगर न्यू ब्रांच को ओपन करना चाहता है, देयर इज नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई, दे कैन ओपन द न्यू ब्रांच इन एनी सेक्टर्स, राइट। चलिए, थर्ड रिफॉर्म्स था हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो मैं आपको बताऊं इतना खास इफेक्ट था नहीं। आपके पेपर में अगर टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो मैक्सिमम हो सकता है जीएसटी ज्यादा आए, क्योंकि उस समय जो टैक्स रिफॉर्म था वो इनइफेक्टिव था। अब टैक्स रिफॉर्म्स में था क्या, टैक्स इवेशन नेशनल हॉबी था हमारे कंट्री का। क्यों? टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स का चोरी करना। और ये नेशनल हॉबी क्यों था? क्योंकि हमारे कंट्री में टैक्स रेट काफी हाई थे, लोग अपने इनकम को डिस्क्लोज करने से डरते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम टैक्स रेट को कम करें ताकि लोग अपने इनकम को डिस्क्लोज करें, राइट। तो फर्स्ट था हमारा रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ताकि लोग अपने इनकम को डिस्क्लोज करेंगे और टैक्स अमाउंट ज्यादा से ज्यादा आएगा। उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स को भी रिड्यूस करने का कोशिश किया, एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाने की कोशिश की, बट दैट वाज इनइफेक्टिव। उसके कारण अब जो हमारे पास जीएसटी आया था 2017 में, वो एक इफेक्टिव पॉलिसी थी। तो डेट वाज इनइफेक्टिव पॉलिसी, बट 2017 में जीएसटी ने काफी ज्यादा टैक्स सेक्टर्स में रिफॉर्म लेकर के आया था। तो जीएसटी जरूर पढ़िएगा। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जीएसटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 सेसेस, राइट।
इन दोनों को मिला करके जीएसटी बनाया गया है। जीएसटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एक यूटीजीएसटी भी होता है। जीएसटी के अंदर 5 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, सॉरी 4 रेट्स हैं, राइट। जीएसटी में सबसे मेन फीचर्स है कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब गुड्स कहां प्रोड्यूस हुआ है वो मैटर नहीं करता है, कहां कंज्यूम हुआ है वो मैटर करता है। अगर यूपी में गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, दिल्ली में कंज्यूम हुआ है, तो टैक्स चार्ज कहां होगा? दिल्ली में। इंटर स्टेट में आपका जो है आईजीएसटी चार्ज होता है और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जीएसटी के बारे में। नाउ फोर्थ इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज किसे कहा जाता है? फॉरेन करेंसी को। जैसे कि मैंने आपको रीजन पढ़ाया था कि हमारे कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे? ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने अपने रुपये को डी वैल्यू कर दिया। डी वैल्यू करने से क्या होता है कि हमारी इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी के सामने वीक होगा, जिसके वजह से इंडियन गुड्स सस्ता मिलेगा। और जब इंडियन गुड्स सस्ता मिलेगा तो फॉरेनर्स ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सोच करके गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन किया। एंड सेकंड था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये क्या है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? पहले फॉरेन एक्सचेंज डिसाइड करता था गवर्नमेंट कि इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, दैट वाज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट आफ्टर 1991 फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 2 रिफॉर्म्स था हमारा फॉरेन एक्सचेंज में। एंड नाउ द फिफ्थ इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। बच्चों यहां जो ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात, राइट, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। और यहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ओके, विच इज नोन एज एफडीआई। अब इसमें क्या था? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाया था, दैट इज कॉल्ड एज कोटा, उस कोटा को रिमूव कर दिया ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो, राइट। वो और कब रिमूव हुआ था? फुल्ली रिमूव कब हुआ था? अप्रैल 2001 में, राइट। ओके, सेकंड आते हैं रिडक्शन इन टैरिफ रेट। पहले मैं आपको बता दूं अप टू 200% तक टैरिफ चार्ज होता था फॉरेन ट्रेड में। नाउ इट वाज रिड्यूस्ड टू 10%। टैरिफ रेट जो है रिड्यूस होकर के कितना हो गया? 10% हो गया। जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम हम पहले अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, राइट, और इंपोर्ट करना है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने वो लाइसेंसिंग सिस्टम में भी रिलैक्सेशन दे दिया कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेंजरस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। दैट वाज लिबरलाइजेशन। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जब पब्लिक सेक्टर्स मतलब गवर्नमेंट कंपनी अपना कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, राइट। अब प्राइवेटाइजेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज डीनेशनलाइजेशन। देखो बच्चों, प्राइवेटाइजेशन 2 होता है। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट अपना पार्ट ऑफ शेयर्स सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि एलआईसी एक कंपनी है, राइट। एलआईसी एक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, और ये पार्ट ऑफ शेयर्स जो है प्राइवेट सेक्टर को अगर सेल करती है, प्राइवेट सेक्टर को,
तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेटेजिक सेल और दूसरा होता है आपका माइनॉरिटी सेल, राइट। स्ट्रेटेजिक एंड माइनॉरिटी। अगर 51% से हम ज्यादा शेयर सेल करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा शेयर सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। और 50% से अगर कम करती है तो दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी से, राइट। तो ये है आपका डिस इन्वेस्टमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल ही ट्रांसफर कर देना, मतलब पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही जो गवर्नमेंट का है वो किसको दे देना, प्राइवेट सेक्टर को दे देना। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन और यू कैन ऑल्सो से प्राइवेटाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है, देखिए मैंने यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट और डीनेशनलाइजेशन दोनों यहां पर दे रखा है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया सेम है, इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग पब्लिकली ओन्ड बिजनेसेस और सर्विसेज टू द प्राइवेट कंपनीज, राइट। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती क्यों है, नीड क्या है प्राइवेटाइजेशन का। तो नीड के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। प्राइवेटाइजेशन की अगर नीड की बात करें तो सबसे फर्स्ट है इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो दो सोर्स होता है अरेंज करने के लिए, पहला बोरोइंग और दूसरा हमारा होता है कि हम अपने एसेट को सेल कर दें। अब बोरो करने से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो इसीलिए वो एक दूसरा ऑप्शंस देखती है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। जब कोई भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स में जाता है, आई मीन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में जाएगा, तो प्राइवेट पर्सन अपने इंडस्ट्री को ग्रो अप करना चाहता है हमेशा, तो इसलिए वो मॉडर्न टेक्निक का यूज करता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इट वाज आल्सो envisaged दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज could be effectively utilized to improve the performance of the PSUs। ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट PSUs, दिस इज प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी कैपिटल, कोई भी बिजनेस जब हम प्राइवेट सेक्टर्स में डालते हैं, वो प्राइवेट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है ताकि उनका परफॉर्मेंस क्या हो, इंक्रीज हो। एंड द फोर्थ इज गवर्नमेंट envisages दैट द प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पिटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI। मतलब ऐसा भी माना जाता है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर्स में जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा FDI का इनफ्लो होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करती है, क्वालिटी पर काम करती है, ठीक है, वो अपने बिजनेस को ग्रो अप के लिए काम करते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा FDI जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट इन एंड डीनेशनलाइजेशन, पर्पस और नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। नाउ अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ कंपनीज है जैसे कि नवरत्ना है, महारत्ना है और मिनी रत्ना है, ये वन मार्कर में आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर PDF में दे रखा है कि हमारे पास वैसे नवरत्ना 9 कंपनी को कहा जाता था जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होते थे, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर के 26 हो गया है, जो कि आपके सामने है। जैसे कि आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, MTNL है, नाल्को एटसेट्रा, ये आप देख लीजिएगा। महारत्ना भी ऐसे ही कंपनीज है जो कि अच्छा प्रॉफिट मेकिंग अर्न करती है, जैसे कि भेल, NTPC, ONGC। और उसी तरह मिनी रत्ना है, मिनी रत्ना जैसे कि आपका IRCTC हो गया, आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कुछ कंपनीज है जो कि महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्न में आते हैं, ये वन मार्कर में पूछा जाता है। नाउ द टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। आपके सामने ये देखिए पिक्चर है, साफ दिख रहा है कि ये ग्लोब है और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब सिंपल सा इसका अर्थ है कि जब एक इकोनॉमी को हम अदर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं,
in the, we can say the in terms of trade, in terms of economic transactions, so that is called globalization. और ग्लोबलाइजेशन जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय रिमूविंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि पहले भी कंट्री ट्रेड कर रही थी लेकिन पहले रेस्ट्रिक्शंस था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा करके जब हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन integration of the economy of the country with the world economy, right, by removing of trade barriers, international economic barriers. Okay, चलिए नाउ अब ग्लोबलाइजेशन में आपके पास अगर मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, WTO एंड आउटसोर्सिंग। WTO is World Trade Organization which was established in 1995, जिसको प्रीवियसली हम बोलते थे गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, उसी का सक्सेसर नेम है WTO। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1948 में विद 23 कंट्रीज, राइट। 1995 में इसका नाम बदल करके WTO कर दिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम ही बदला गया, काफी चेंजेस था। गैट सिर्फ गुड्स में ट्रेड करती थी, लेकिन WTO गुड्स, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तीनों में डील करती है। गैट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, बट अगर हम WTO की बात करें तो यहां पर कंट्रीज क्या है? मेंबर है, ठीक है। आज के डेट में इंडिया में आज के डेट में WTO के 166 मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स आपस में ट्रेड करते हैं और WTO इन मेंबर्स को काफी प्रमोट करता है। अब WTO के फंक्शंस क्या है? WTO के फंक्शंस है कि मल्टीलेटरल और बायलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना, राइट। दिस इज द फंक्शन ऑफ WTO। ओके, इसका फंक्शन क्या है? यस, इट फैसिलिटेट bilateral and multilateral trade through the removal of tariff as well as non-tariff barriers. दूसरा इसका क्या है? रूल बेस्ड रिजीम है जिसमें नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। इसका मतलब WTO जो है एक रूल पर काम करती है, ठीक है, जो कि नेशंस उससे आगे या पीछे नहीं जा सकता। तीसरा है कि ये प्रोडक्शन को एनलार्ज करता है, मतलब आप जितने नेशन से जुड़ेंगे, मतलब WTO के जितने मेंबर्स बढ़ेंगे आपका रिलेशन उतना बढ़ेगा और रिलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा ट्रेड उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनका पर्पस है एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। इट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। सेम यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए मैं एक कंट्री में रहता हूं और मैं किसी चीज को प्रोड्यूस करता हूं, कंट्री में डिमांड कम है, तो अगर मेरा दूसरे कंट्री से रिलेशन है तो मैं वहां पर भी सेल करके अपने प्रोडक्शन को बेच सकता हूं। तो ये क्या करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करना मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट सेंसिटिव होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्करेज करता है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ WTO। क्या इंडिया को WTO का मेंबर बनना चाहिए? तो आंसर इज यस, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि WTO जो है मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस देता है। मतलब अगर इंडिया WTO का मेंबर है तो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस मिला है। अगर कंट्री के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं WTO उसको रिजॉल्व करता है, जो कि किसी कंट्री के लिए जरूरी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसके ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। तो यस, इट इज आउटसोर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड LPG। इट इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंट्री दूसरे देश से सर्विस हायर करती है, जैसे कि लीगल एडवाइसेस, जैसे कि म्यूजिक रिकॉर्डिंग, जैसे कि बुक कीपिंग्स एटसेट्रा, तो हम उसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इंडिया इज द फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग।
क्वेश्चन इज वाई, ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि वाई इंडिया इज ए फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। इसका कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड लेबर है और वो भी अवेलेबल है एट अ चीप रेट, सस्ते रेट पे मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे कंट्री जो है वो इंडिया से आउटसोर्स करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, दे कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। दूसरा क्या कारण है आउटसोर्सिंग का बढ़ने का? लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इंडिया हैव मेड इट अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर्स, हमारा आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो गया है, पहले से ग्रो कर रहा है, इस वजह से आउटसोर्सिंग इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी एमएनसीज को ऑफर करती है कि आप यहां से आउटसोर्स कीजिए, मैं आपको टैक्स बेनिफिट्स दूंगा, टैक्स रिबेट्स दूंगा, जिसके कारण बहुत सारे कंट्री अट्रैक्ट होते हैं और इंडिया से आउटसोर्स करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक ब्रीफ इंट्रो था एलपीजी का। अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।